दोस्तों, ये कहानी है एक सन की साइको लड़की की, जिसे पूरा गांव मिलकर देखभाल करके बड़ा करता है ताकि वो साइको लड़की कुछ रूल्स के साथ सोसाइटी में सबके साथ रह सके। तो उसी साइको लड़की को अपनी दुबई ट्रिप में एक जादुई चिराग मिलता है, जिसके उसे छूते ही उस चिराग से जादुई जीनी इब्लिस निकल के आता है, जो वर्षों से अपने उस मास्टर से मिलने का इंतजार कर रहा था। तो अब क्या होगा मास्टर, लड़की और जादुई जीनी में? कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है, तो सारे पार्ट्स लास्ट तक देखना। सीन में दिखाते हैं अलमाइटी जीनी बताता है कि वो एक स्मोकलेस फायर से बना है। जीनी भी एंजल्स और डेविल्स की तरह एक तरह की प्रजाति है, जिसे थर्सडे को बनाया गया था, एंजल्स को बनाने के एक दिन बाद। अगर तुम मुझे अपनी भाषा में बोलते सुनो तो समझ लेना, ये इसलिए है क्योंकि मैं एक जादुई जीनी हूँ। हमारे में असीम ताकत और जादुई शक्तियों की वजह से हम जीनी लोगों में काफ़ी घमंड आ गया था, तो हम लोग उन एंजल्स और डेविल से भी महान और शक्तिशाली बनना चाहते थे। लेकिन ये मैं नहीं चाहता था, गॉड से भी ज़्यादा महान बनना। उफ, ये कुछ ज़्यादा ही झंझट का काम होगा, जो कि मुझे जरा भी नहीं पसंद। लेकिन तब भी गॉड ने एंजल्स को नीचे भेजा उन घमंडी अकड़ू जीनियों को मारने, और आखिरकार 300 लंबे सालों के बाद लड़ाई आखिर में बंद हो ही गई, और कुछ ही जीनी लोग की जान के साथ मेरी भी जान बच पाई। फिर जीनी बताता है, मैंने खुद को बचाने के लिए एक लैंप में छिप गया, और जब पूरी दुनिया में हाहाकार थम गया, तब गॉड ने हम लोगों की जगह एक नए प्रजाति ह्यूमंस का आविष्कार किया, जो बस मिट्टी के बने हुए थे। और तब गॉड ने हमें हमारा पहला इंसान मास्टर दिया और हमें उसके सामने झुकने को मजबूर किया, जो कि एक मामूली मिट्टी से बना हुआ था। सारे एंजल्स और बाकी बचे जीनी लोगों ने गॉड के बनाए इंसान के सामने सिर झुका लिया, मगर मैंने कभी नहीं झुकाया। फिर हमारी फीमेल लीड की कायंग को दिखाते हैं, जो अपनी दादी के साथ अकेली रहती है। वो सुबह उठ के अपनी साइकियाट्रिस्ट द्वारा दी गई दवाइयाँ खाती है और उसे उसकी दादी देखती रहती है। फिर जीनी बताता है कि मैं, जो एक ऐतिहासिक आग से बना उस मिट्टी के नीच इंसानी पुतले के आगे सिर झुकाने से मैंने मना कर दिया था, तो गुस्से में गॉड ने मुझे स्वर्ग से यहाँ फेंक दिया। तो मैं नीचे गहरे पाताल लोक में गिर गया था, और बस मैंने एक ही शर्त मांगी कि मैं अपनी सजा तभी कबूल करूँगा जब मुझे इंसानों को उनकी नीचता में गिरा के उन्हें भी सीधा में भेजूँगा। तब से मैंने कसम खा ली कि मैं भी गॉड को दिखाई दूँगा कि जो नीच इंसान उसकी इतनी प्यारी प्रजाति है, वो सारे के सारे नीच इंसान हैं। तब से उसने मेरी शर्त मान ली। फिर गॉड ने भी अपनी एक शर्त रखी कि अगर तुम्हें उस इंसानों में एक भी प्योर सोल वाला इंसान मिला, तो तब तुम हमेशा के लिए पाताल लोक में ही रहने लगोगे। फिर जीनी बताता है कि तब से वो लीजेंड वाली कहानी 3 विश की शुरुआत हुई, वही फेमस कहानी जो तुम लोगों ने सुनी होगी ज़रूर कभी ना कभी। तब से मैंने हेल्थ छोड़ के कोई भी खाली बर्तन जैसे लैम्प, बॉटल और जार में खुद को छिपा लिया। जो लोग मुझे बुलाते थे, मैं उनकी 3 विश पूरी करता था। वैसे भी इंसान आलसी, मतलबी और घमंडी होता है। वो जितना भी पाले उतना ही कम पड़ता है उसके लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए दूसरों को भी धोखा देने के लिए तैयार रहता है। तो वो लोग खुद को ही नीच बना लिए। जब मैं बाहर था दुनिया से, मैंने इंसानों की दुर्गति देखी है, मगर वो पास में मिली एक छोटी बच्ची द्वारा की गई 3 विश, वो भी दूसरे इंसानों के भले के लिए। उफ, मिट्टी की बनी ये छोटी बच्ची ने मरने से भी पहले 3 विश वो भी दूसरों के लिए यूज़ करी। वाह, क्या लक है मेरा। ओह, ये तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मौत के आखिरी पलों को आखिर तक देखूंगा, और भले ही तुम जैसे प्योर सोल के मिलने की वजह से मैं अपने चिराग के अंदर जो सालों से कैद था, वो चिराग रेगिस्तान की अंधेरे की गहराइयों में धंसता ही चला गया। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी ये दुर्गति हुई है, तो मैं तो तुम जैसी मिट्टी से बने इंसान के सामने सिर तो कभी नहीं झुकाऊंगा, और तुम्हारी शक्ल में सैकड़ों सालों तक याद रखूंगा। साथ ही तुम्हारी मिट्टी की महक भी याद रखूंगा। आखिर तुमसे बदला जो लेना है मुझे। जब मुझे मेरा नया मास्टर उस चिराग से निकालेगा, तब मैं वापस इस दुनिया में आके दुनिया के हर कोने से तुमको ढूंढ निकालूंगा, और तुम्हें सबसे नीच इंसान बना के तुम्हारी जान ले लूँगा। वो अपना नाम इब्लिस बताता है। सीन में दिखाते हैं हमारी फीमेल लीड की कायंग दुबई के एक रेस्टोरेंट में जाती है और सेम लंच सेट ऑर्डर करती है।
जो वो पिछले 10 सालों से ऑर्डर करती आ रही थी। उसे देख रेस्टोरेंट की ओनर, जो उसकी रियल मॉम भी होती हैं, वो उसके सामने आके बैठ जाती हैं और उसे कहती हैं कि इतने 10 सालों में तुम यहाँ आके सेम सेट ऑर्डर करती आ रही हो, तुम्हें क्या लगा मैं ये नोटिस नहीं करूंगी? अब ये सब बंद करो और यहाँ आना भी बंद करो। मैं तुम्हारे यहाँ आने से परेशान हो गई हूँ। तो कायंग बताती है, हाँ परेशान तो होंगी। आखिर इतने सालों में आपने कैश वाले बैग्स भर भर के जो भेजे हैं मेरी आंट द्वारा, इतने सालों में, वो भी बस मेरी पिक्स क्लिक करने के बदले में। क्यों, सही कहा ना मॉम? फिर पास का सीन दिखाते हैं। कायंग की आंट पैसों से भरा बैग कायंग की दादी को देती हैं और उन्हें पैसों की चिंता ना करने को कहती हैं कि उन्हें बस कायम को पाल पोस के बड़ा करना है। तो गुस्साई दादी उस पर बरस पड़ती हैं कि ये सब उनकी बेटी गलत कर रही है, वो अपनी ही बच्ची को कैसे छोड़ सकती हैं। वो कायम की चिंता करके कहती हैं कि ये कैसी मॉम है जो अपने बच्चे को डिफिकल्ट चाइल्ड समझ के उसे छोड़ के चली गई, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। वो अपनी बेटी को बहुत करियाती है उनकी पोती को छोड़ने के लिए। फिर दादी गुस्से में वो पैसों भरा बैग जमीन में गाड़ देती हैं और खूब रोती हैं। तो कायंग बताती है कि तब से ही दादी ने अपना मिर्ची उगाने का गार्डन बनाया था और तब से ही हर साल उनकी मिर्चियों के पेड़ लगते ही गए, लगते ही गए, लगते ही गए और लगते ही गए। तो उसकी मॉम उसे बीच में टोक देती हैं और कहती हैं कि मेन पॉइंट बोलो जल्दी से। तो एनर्ड कायंग उन्हें टोकती है कि जब मैं बोल रही हूँ तो बीच में मुझे मत टोको, वैसे भी तुम्हारी छोटी बेटी आपसे 20 सालों में पहली बार बात कर रही है, तो उसे बोलने दो जरा। तो उसकी मॉम पूछती है, तो फिर तुमने हम लोग को कैसे ढूंढा? तो कायंग कहती है, ओह वाह क्या मजाक है। वो बताती है कि उसने रजिस्ट्रेशन के टाइम उसे मिला था और अपनी आंट से मिलके उनसे पूछ लेती है एड्रेस। तब से ही वो उन्हें हर साल दुबई आके वहाँ सेम सेट ऑर्डर करती है उनके रेस्टोरेंट में। तो उसकी मॉम उसके हाथ में निशान देख के उसे ही ब्लेम करती हैं कि ये तुमने खुद को किया होगा, आखिर तुम हो ही ऐसी साइको। तो फिर मेरे द्वारा भेजे गए पैसे बेकार नहीं गए। वो कायम के लग्जरी बैग को देख के इशारा करती है। तो बताती है कि मैंने खुद के कमाए पैसों से ही खरीदा है, वो भी एक बार में फुल पेमेंट करके। वो शो ऑफ करती है अपना और बताती है कि आपके भेजे गए पैसों को चैरिटी में भेज दिया जाता था। फिर वो अपना जॉब वाला काम बताती है कि उसके काम में स्क्रैचेस, चोटें लगना, घाव लगना, जलना, ये सब तो नॉर्मल है। तो ये सुन उसकी मॉम डर जाती है अपनी साइको बेटी से। तो कायंग पूछती है कि आप डर रही हो मुझसे? और पैसे, और वैसे भी दादी ने उसे हमेशा काइंडनेस ही सिखाया है। तो मॉम उसकी डर ना फील कर पाने की वजह से कहती है कि इसीलिए तो छोड़ा था उसे। तो कायंग गुस्से में चिल्लाती है, मगर आपने मुझे कभी भी ये सिखाने का ट्राई तक भी नहीं किया। पास से दिखाते हैं जब टीचर कायंग की दादी को बताती हैं कि वो लोग कायंग को ये सब फीलिंग नहीं सिखा सकते हैं, वो ये सब नहीं जानती है फील करना, जैसे डर, दुख। तो दादी कहती हैं कि वो उस पर गिव अप नहीं करेंगी, वो उसे जरूर सिखाएंगी ये सब। टीचर बताती है कि वो फ्रॉग काटने की क्लास के बाद से ही एक ही चीज के बारे में पूछा करती है कि उसे कब फ्रॉग काटने को मिलेगा। वो तो पीछे ही पड़ेगी कि उसे हर हाल में फ्रॉग को काटना है। ये सुन दादी बहुत हैरान होती है। फिर दादी एक फ्रॉग को कायंग के सामने ला के रख देती हैं। तो खुश कायंग खुशी से उसे काटने जाती है। तो दादी उसके हाथ में ब्लेड से काट देती हैं। अपने हाथ में चोट से दर्द से चिल्लाती है कायंग, ये क्या कर रही हो दादी, मुझे दर्द हो रहा है। तो दादी उस पर चिल्लाती हैं कि फ्रॉग भी दर्द में है और वो तो बेचारा बोल भी नहीं सकता कि वो दर्द में है। तो दादी पे वो गुस्से में अटैक करती है और उनका गला दबाती है। तो दादी भी उसका गला दबाती हैं। वो कहती हैं कि जैसा तुम करोगी दूसरों के साथ, वैसा भी मैं करूंगी तुम्हारे साथ। बस वो कायम के लिए तब से 3 रूल बनाती हैं कि अगर वो किसी को गले लगाएगी तो दादी भी उसे गले लगाएंगी, अगर वो किसी को काटेगी तो दादी भी उसे काटेंगी, और तीसरा रूल, अगर वो किसी को मारेगी तो दादी भी उसे मारेंगी। तब से कायम उन रूल्स को बचपन से ही मानती आ रही थी। वो उसे अपने फीलिंग्स के एक्सप्रेशंस पढ़ना सिखाती है, जो कायम पहले नहीं कर पाती थी। फिर प्रेजेंट में कायम अपनी मॉम को धमकी देती है कि अगर उनकी वजह से उसकी दादी को जरा भी रोई तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। ये सुन वो काफी डर जाती हैं। फिर वो वापस कभी ना आने का बोल के वहां से चली जाती है। फिर कायंग अपने लग्जरी होटल में स्टे करती है और दुबई घूमने की ट्रिप में जाती है। बाकी लोगों के साथ वो रेगिस्तान के नज़ारे देख रही होती है और बाकी टूरिस्ट की तरह दुबई बोल के अपनी सेल्फी लेती है। फिर कायंग अकेले ही रेगिस्तान में घूम रही होती है। तभी वो एक जगह ठोकर खा के गिर जाती है जमीन पे। जब वो देखती है कि ये तो एक चिराग है, जब वो उसे पास से देखती है तो वो हैरान होती है काफ़ी कि ये क्या कर रहा है यहाँ। फिर वो उस पर गुस्सा करके उसे उठा उठा के पटकती है। वो अपनी मॉम का सारा गुस्सा उसी पे निकालती है और फिर उस चिराग को उठा के दूर फेंक देती है। और जैसे ही वो मुड़ के चलने लगती है वो फिर से उसी चिराग में ठोकर खा के गिर जाती है और उसे देख गुस्सा आती है, ये स्टूपिड चिराग फिर से यहाँ कैसे आ गया। उसे शक होता है
कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है पक्का। तो वो चिराग को हिला हिला के सुनती है। कुछ अजीब सी आवाज़ें उसे सुनाई दे रही होती हैं। तो वो उससे जीनी निकल के आता है। रेगिस्तान में धूल का बवंडर आ जाता है। कायन के सामने वही इब्लिस जीनी होता है। वो उस पर हेयर पिन तानती है कि अगर तुम जरा भी हिले तो यही तुम्हारा खून हो जाएगा। वो उसके लंबे बाल देख हैरानी से पूछती है कि कौन हो तुम नमूने कहीं के। तो इब्लिस गायब होकर उसे सूंघ के पहचान लेता है। अरे ये तो वही छोटी बच्ची है जो प्योर सोल थी, उसी की वजह से वो हेल में भेजा गया था। वो कहता है अच्छा तो ये तुम ही हो, इतने सालों से वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सदियाँ बीत गई, फिर वो अपने ही लंबे बालों में फंस के गिरने वाला होता है। उफ ये क्लमसी जोकर भी। तो कायन कहती है अरे कौन है ये पागल नमूना। जीनी बताता है कि वो एक बहुत पुरानी स्पिरिट है, टाइम से भी पुरानी है। और वो उसे अपना नाम इब्लिस बताता है कि वो स्मोकलेस आग से बना है। वो तो चक्कर खा के गिरने वाला होता है और कहता है अनाड़ो के अरे तुमने चिराग को इतना क्यों हिलाया डुलाया था, मैं उसी में था और मुझे चक्कर के साथ उल्टियाँ भी आ रही हैं, ये सब तुम्हारी गलती है। तो कायम उसे पागल आदमी समझ के इग्नोर करके चली जाती है। तो इब्लिस कहता है अरे कहाँ जा रही हो, मैं सच में जीनी हूँ यार, मैं लैंप का जीनी इब्लिस हूँ। जब कायंग अपने होटल रूम जाती है तो पूरे रूम में लंबे बाल ही बाल देख बहुत हैरान होती है। वहाँ जीनी इब्लिस बैठा होता है और प्राउडली कहता है वैसे तो मेरे इतने लंबे बाल हैं कि पूरा कमरे में आ जाएं, मगर मैं वैसे अपनी सुविधा के लिए छोटे और हल्के बाल करके पहनता हूँ। वो तो अपनी लंबी जुल्फों का पूरा शो ऑफ करता है, वो तो पूरा रपुंजल ही लग रहा होता है। तो कायंग उससे पूछती है तुम यहाँ कैसे आए। तो बताता है कि अरे मैं लैंप का जीनी हूँ, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। तो जीनी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें 983 साल पहले किया हुआ वादा याद है अपना। वो अनाड़ो के कहती है इतने पास्ट में भी हम लोग मिले थे, वाह मुझे तो कुछ भी नहीं याद है। तो जीनी कहता है फ्रस्ट्रेट होके अरे और नहीं तो क्या, तभी तो इतने सालों में मेरे इतने लंबे बाल उगाए हैं। तो कायंग उसकी मौज लेती है अच्छा तो इतने सालों में बस तुम्हारे बाल ही उगे हैं और दाढ़ी एक भी नहीं होगी। वो बेचारे जीनी की तो मौज ही ले लेती है। तो बेचारा वो शर्मा के बाद बदलने का ट्राई करता है। तो जीनी उसे बताता है कि 983 सालों में मेरे पे क्या गुजरी होगी उस लैंप में रह के, क्या ये तुमने सोचा है ज़रा। तो कायंग उसे बताने को कहती है। फिर पास का सीन दिखाते हैं जब जीनी इब्लिस लैंप में कैद था तो तब वो गोरियो देश पे बहुत गुस्सा आता है। तो उसका नौकर बीस्ट सेद बताता है मालिक अब गोरियो नाम यूज़ नहीं करते हैं लोग, ये नाम बदल गया है। और वो सेद को ऑर्डर देता है कि उस गोरियो देश में उसी लड़की के पुनर्जन्म को ढूंढने के लिए। तब से सेद जो एक जगुआर होता है वो गोरियो टाइम में इंसान बन के उसी लड़की का चित्र दिखा के उसका पता ढूंढता है, मगर कहीं भी पता नहीं चलता है। ऐसे करते करते 600 साल निकल जाते हैं। तो वो लैंप में से बंद जीनी अपना सारा गुस्सा गॉड पे निकालता है और उसी प्योर सोल बच्ची पे भी निकालता है जो गोरियो की थी, जिसकी आखिरी पलों की मिट्टी को उसने कैद करके रखा था। वो उसे भी बहुत ज़्यादा करी आता है। बाहर से सेद नौकर उसे दुनिया भर में हो रहे नए नए आविष्कारों के बारे में बताता है कि वो 4 पहिया वाली कार्स के बारे में भी बताता है। सेद ऐसे ऐसे ही टाइम टाइम पे आके उसे दुनिया में क्या नया चल रहा है वो सब बताया करता था। जीनी ये सब कहानी कायंग को सुना रहा होता है कि बताओ उन 800 सालों में मैंने बहुत से नीच इंसानों को हेल भेजा था, मगर बस एक ही बच्ची का प्योर सोल होना था, उसी की वजह से मैं हेल में भेजा गया और वो बच्ची तुम ही हो। मेरी ऐसी ही बकवास किस्मत रही। मैं तो इतने लंबे सालों से तुम्हारे पुनर्जन्म का इंतजार कर रहा था ताकि तुम मुझसे मिलो, और मैंने तुमको कैसे टॉर्चर करना है इसके मैंने 1000 सपने देखे थे कि कैसे मैं तुमको बर्बाद करूँगा और कैसे मैं तुम्हारी पूरी वॉट लगाऊंगा। फिर जब 900 ईयर्स हो गए तब से मैंने जी जान से दिल लगा के प्रे किया कि उसे एक मौका जरूर दिया जाए, मगर तभी उसे कायंग के खराटों की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि कायंग तो बीच में ही सो चुकी थी। उसकी पूरी गाथा सुनते सुनते बोर होके वो उस पर भी अनाड़ होता है कि ये देखो ये मेरे से पहले ही सो गई, यहाँ मैं अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा हूँ शिद्दत से और ये सो गई बड़ी आसानी से, ऐसे कैसे। फिर वो गायब होकर वापस चिराग में घुस जाता है। उसके जाते ही कायंग उठ के चिराग उठा के देखती है कि ये पगलेट जीनी क्या बकवास कर रहा था। वो बोलता है यही कि इस चिराग को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, वरना एक सन की जीनी गुस्सा हो सकता है। वो जीनी वहीं पे ही होता है। तो कायंग पूछती है हाँ तो फिर बताओ गॉड से तुमने क्या प्रे की। तो वो बताता है कि मुझे एक और मौका दिया जाए, और गॉड ने मेरी सुन ली। मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे बनाए ह्यूमंस में से कोई एक मेरा नया मास्टर बन जाएगा तो तब मैं उसे पूरा नीच इंसान बनाने का ट्राई करूँगा, और अगर वो इंसान नीच बन गया तो मैं जीत जाऊँगा और मैं मुक्त हो जाऊँगा इस कैद से। साथ ही मुझे हेवन और हल के बीच कहीं भी आने जाने की परमिशन और फ्रीडम भी मिल जाएगी। और अगर वो इंसान एक प्योर सोल निकला तो मैं हेल में हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तो तभी मेरा नया मास्टर सामने आया, यानी तुम।
जिसने चिराग को इतना हिलाया कि मेरा तो दिमाग ही घूम गया जब मैंने देखा कि वो बच्ची तुम ही हो। इस जन्म में भी तभी मेरी सारी विश पूरी हो गई और मेरी सारी प्रे भी। तो वो कायम को पूरा नीच इंसान बनाने के लिए कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे नीच इंसान बना दूंगा, ताकि गॉड को भी पता चले कि उसके बनाए ह्यूमंस कितने बकवास चीज़ है। तो साइको कायंग ये सुन के नॉनचलेंट होके बोलती है कि ये सब तुम मुझको क्यों बता रहे हो यार, तो बताओ आखिर तुम मुझसे क्या ही चाहते हो। तो जीनी कहता है कि मैं तुम्हारी एक नहीं बल्कि 3 विश पूरी करूँगा, बस 2 मेन रूल है मेरे। कि पहला रूल, मैं मरे हुए लोगों को जिंदा नहीं करता। दूसरा रूल, मैं फ्यूचर में टाइम ट्रेवल नहीं करा सकता। इनके अलावा बाकी तुम्हारी जो भी विश हो वो मैं पूरी कर सकता हूँ। तो कायम उसे गाली देके घर आती है और चाकू दिखा के वहाँ से भागने कहती है, सुनो ढक्कन, मेरी पहली विश है कि तुम मर जाओ अभी के भी। उसका ये वियर्ड रूप देख के जीनी हैरानी से कहता है, अरे रे रे, तुम इस जन्म में ऐसे निकलोगी, ये तो मैंने जरा भी नहीं सोचा था। क्या तुम सब भूल गई कि पिछले जन्म में तुम कितनी ज़्यादा महान और प्योर सोल थी। फिर कायम हैरानी से पूछती है, अच्छा मैं भला महान थी। फिर पास से दिखाते हैं जब से नौकर अपने मास्टर को बाहर से बताता है कि उसने उसी लड़की को ढूंढ निकाला है, मगर वो गोरियों की लड़ाई में मारी गई। फिर वो बताता है कि मास्टर मैंने फिर से ढूंढ निकाला उस लड़की को, मगर वो लड़की इस बार भी किसी इंसान की मदद कर रही थी और मदद करते करते मारी गई। फिर जीनी बताता है कि तुम तो अपने सारे पुराने जन्मों में किंग और दूसरे लोगों की सोचने वालों के लिए ही लड़की थी, मगर लगता है इस बार तुम एक अलग इंसान हो। वो खुश होता है कायम के दुष्टपन और विक्टिनेस पे और कहता है, अब भला मैं तुम्हें पूरी तरह से दुष्ट इंसान बनाना बाकी है, आदि तो तुम वैसे भी हो उस जन्म में। तो वो उसकी विश पूरी करने के बदले कहता है कि मेरे लिए ऊँट बुलवाया जाए। वो पूरे ऑर्डर दे के कहता है। तो कायम कहती है, मैंने उबर बुलाया है। तो ये सुन हैरान जी नहीं पूछते हैं, ये उबर क्या चीज़ है भला। तो वो कहती है कि अब हम लोग ऊँट से सैर नहीं करते, अब हम लोग उबर यूज़ करते हैं। जीनी के पूछने पर ये उबर किस भला का नाम है। वो कहती है, ये मैं तुमको क्यों बताऊं। ये सुन जीनी का दिमाग सड़क जाता है और वो हंसता है कि वाह, ये रूड लड़की को देखो। फिर वो कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, ये कोई होगा इस नई दुनिया का कोई नया आविष्कार होगा। वो बात कर रहा होता है, तभी एक बाइक तेजी से उसके ऊपर से निकल जाती है। ये देख जीनी भड़बड़ा जाता है और डर के कहता है, इस सेब साली की तो इसने मुझे नहीं बताया कि यहाँ 2 पहिया वाले भी विमान है उन 4 पहिया वालों के साथ। फिर वो कायम कि फ़ोन के अजीबोगरीब रिंगटोन सुन के काफ़ी डर जाता है और चौंक जाता है, अरे ये क्या अजीबोगरीब खतरनाक आवाज़ है, बंद करो इस आवाज़ को। तो वो कॉल पिक करके दादी से बात करती है कि वो दुबई में घूम रही है। तो दादी उसे अपना ख्याल रखने को कहती हैं और कहती हैं कि जो आदमी वहाँ पे तुम्हें परेशान करे मुझे बताना, साले की टांग तोड़ दूंगी। तो कायम जीनी को फ़ोन देके कहती है कि दादी तुमसे बात करेंगी। दादी एक आदमी की आवाज़ सुन के हैरानी से पूछती है कि कौन है आदमी। फिर कायम दुबई टूर में बाकी लोगों के साथ घूमती है, तो वो उन लोगों की तरह एक्टिंग करती है नॉर्मल प्रिटेंड करने के लिए। तभी जीनी फिर सबसे कहता है, अरे जल्दी से अपनी पहली विश मांगो यार, काफ़ी लेट हो रहा है। तो कायम उसे धमकी देती है, क्या मैं तुमको आधा काट दूँ तब मानोगे मेरी बात। तो वो वियर्ड होते देख उसको टूर गाइड उसे टोकती है, अरे ये क्या तरीका है बात करने का, क्या मतलब है इसका। फिर वो लोग लैंप देखते हैं, तो जीनी वहाँ भी उससे काफ़ी अपनी विश के बारे में कहता है। तो संगी कायंग उसे गरिया के वहाँ से भगाने कहती है। तो कायंग को उनके अकेले खुद से बात करते देख बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये तुम किससे बात कर रही हो। वो बताती है, ये बगल में है एक पागल जीनी जो मुझे परेशान कर रहा है। ये सुन बाकी लोग उसे हैरानी से देखते हैं और खिसक जाते हैं उसे ही पागल समझ के। उन्हें जाते देख जीनी बताता है, मैं केवल तुमको ही देखूंगा अपने जादू की वजह से और किसी और को नहीं देखूंगा। तो किसी कायंग उसे गरियाती है, साले दिमाग के ढक्कन जो अपनी बियर्ड तक नहीं उगा सकता मेरी मौज उड़वा रहा है, मुझे परेशान करना बंद करो, निकले यहाँ से डम शिट कहीं के, तुम्हारी वजह से मुझे लोग पागल समझ रहे हैं। वो उस पर चिल्लाती है। तो जीनी हैरानी से कहता है, अरे तुम तो पहले से इतनी दुष्ट हो गई हो, वाह बढ़िया है, ये तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, बस आधा दुष्ट बनना बाकी है तुमको, फिर गुड लक। वो उसे इग्नोर करके चली जाती है और गुस्से में उस चिराग को वहीं समुद्र में फेंक आती है। जब वो वापस अपने होटल रूम में आती है तो फिर से सामने जीनी को अपने बाल धोते देख वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। जीनी उसे देख के हाय बोलता है और वापस चिराग में घुस जाता है। कायम तो किससे ही जाती है, वो फिर उसी चिराग को लेके अपना मुँह छिपा के टूरिस्ट साइट पर जाके 1 दिरहम में उसे बेचती है। तो एक बंदा वो खरीद लेता है। फाइनली उस चिराग से अपना पीछा छुड़ा के वापस अपने रूम में आती है। तो फिर से वही पागल जीनी को देख के वो बहुत हैरान होती है। जीनी कहता है, तुम चाहे कितना भी चिराग को फेंकने की कोशिश कर लो वो फिर से वापस आ जाएगा, क्योंकि मैं और तुम साथ साथ रहेंगे और यही हमारा किस्मत कनेक्शन है यार। तो कायम कहती है, तुम तो इस दुनिया में अकेले जीनी नहीं होगे, कोई और भी जीनी होंगे। तो जीनी कहता है, हाँ होंगे तो जरूर, मगर मैं ही सबसे ज़्यादा फेमस और मोस्ट हैंडसम जीनी हूँ। वो तो खुद की बहुत तारीफ करके शो ऑफ करता है।
तो वो मार्केट जाके बाकी चिराग को रगड़ के देखती है कि शायद कोई और जीनी निकल आए। तो कायंग एक चिराग को रगड़ के देखती है तो भाई जीनी फिर से निकल आता है। वो बड़ी हैरानी से देखती है सेम जीनी को और पूछती है, अरे सारे जीनी सेम सेम लगते हैं क्या? क्या तुम उस लंबे बाल वाले पागल जीनी को जानते हो? तो वो कहता है हाँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम उसका पीछे छुड़ाने के लिए रास्ता ढूंढ रही हो। क्या तुम एक मैजिक से दूसरे मैजिक को लड़ाना चाहती हो? वाह, क्या नया तरीका है, मैं तो इम्प्रेस हो गया। तो वो कहता है कि लेकिन केवल वो ही एक स्पिरिट है जो इस दुनिया में फिर लोगों की विश पूरी करता है। फिर वो खुद की तारीफ बढ़ा चढ़ा के करता है। उसकी बकवास सुन कायंग उसे चिराग फेंक के मारती है। दोनों बहस होती है तो कायंग उससे कहती है फिर उसे उड़ा के दिखाओ, तभी वो मानेगी कि तुम असली जीनी हो। तो वो उसे उड़ाता है हवा में साथ में और आसमान की सैर करा के ऊंची बिल्डिंग में लैंड कराता है। तो कायंग मानी जाती है कि हाँ तुम ही जीनी और उसकी तारीफ करती है। और फिर साइको कायंग उस जीनी को वहाँ बिल्डिंग से धक्का देके फेंक देती है और वो गिर जाता है। मगर वो गुस्से में वापस आके उस पर काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा अलग निकलोगी। और वो गुस्से में उसका गला दबाता है। जीनी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में अपने मास्टर कायंग का गला दबाता है। तो साइको कायंग तो हंसने लगती है। उसे हंसते देख जीनी और भी ज़्यादा हैरान होता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।